जादुई हरी गोभी। गोपाल और सुषमा गरीब किसान थे। उनकी एक बेटी थी पूजा, जो गांव के स्कूल में 8वीं कक्षा में पढ़ती थी। गोपाल के खेतों में चावल की फसल होती थी। गोपाल और सुषमा अपने खेतों में खूब मेहनत करते, लेकिन उसके गांव का ठेकेदार बहुत ही लालची था। वो किसानों से कौड़ी के दाम में चावल खरीदता था। एक दिन, अरे गोपाल, तेरे चावल तो बहुत ही साधारण है। तू भी दूसरे किसानों की तरह बासमती या अन्य बढ़िया किस्म के चावल उगाया कर। आप तो जानते ही हैं ठेकेदार जी, दूसरे चावल को उगाने के लिए महंगे बीज और महंगी खाद भी लगती है। जो पैसे मिलते हैं उससे या तो मैं अपना घर चलाऊं या महंगी खाद खरीदूं। चल ठीक है, तेरे इस चावल का दाम तो बस 10 रुपए किलो ही होगा। ठीक है ठेकेदार जी, जो भी बन पड़ता है दे दीजिए। ठेकेदार के आदमियों ने गोपाल के सारे चावल की बोरियों को तोला। अरे ये तो 40 क्विंटल है मालिक। 40 क्विंटल मतलब 4000 किलो। तो 10 रुपए के हिसाब से तुम्हारे हुए 40,000 रुपए। ये लो 40,000 रुपए। ये 40,000 रुपए गोपाल का साल भर का खर्चा था, और इसी कमाई से उसे साल भर अपना घर चलाना था। गोपाल चावल की खेती में से कुछ अनाज घर पर ही रख लेता था, जिससे उसे पूरे साल अनाज खरीदना नहीं पड़ता था। गोपाल पैसे लेकर अपने घर जाता है। ये लो सुषमा, इन पैसों से दाल की एक बोरी ले आओ। और इस बार हमें बस 40,000 रुपए ही मिले हैं। और हाँ, कुछ और राशन भी ले आना। तो क्या इस बार भी हम घर की मरम्मत नहीं करा पाएंगे? क्या करें, अगर मरम्मत नहीं करवाएंगे तो बरसात में फिर वही दिक्कत होगी। जी, इस बार बाकी खर्चा कम कर लेंगे, लेकिन छत की मरम्मत करवा ही लेते हैं। ठीक है, मैं आज ही बात करता हूँ। गोपाल ने अपनी छत का काम करवाना शुरू किया। अरे गोपाल भाई, मुझे नहीं लगता कि 10,000 में घर का काम हो पाएगा। तो कितना खर्चा होगा? कम से कम 15,000 तो लग ही जाएंगे। तब जाकर बरसात से पूरा घर सुरक्षित हो पाएगा। छत की मरम्मत और घर की भरनी करनी है। इन सब में कम से कम तो 15,000 लग ही जाएगा। ठीक है, आप काम शुरू कीजिए। गोपाल ने कॉन्ट्रैक्टर को 15,000 रुपए दिए और घर का काम शुरू हो गया। और कुछ ही दिनों में गोपाल और सुषमा के घर की मरम्मत हो गई। घर तो ठीक हो गया, लेकिन अब साल भर के लिए सिर्फ 25,000 ही है। आप चिंता मत कीजिए, हम थोड़ा सस्ता राशन खरीद लेंगे और हरी सब्जियां नहीं खरीदेंगे, और किसी भी तरह अपना गुजारा कर लेंगे। हाँ पापा, अब तो कम से कम इस बरसात में हमारे घर में बारिश से कोई तकलीफ नहीं होगी। हाँ बेटा, ये तो है। नहीं तो हर साल बरसात में घर में पानी आ जाता था। अब सुषमा ने भी घर के राशन में बदलाव किया, और उसने महंगे सामान की जगह सस्ती चीजें ली। अब वो लोग हफ्ते में एक बार ही ताजी सब्जी लाते, और बाकी दिन वो दाल चावल ही खाते थे। सुषमा, कल तो तुम बाजार से ब्रोकली ले आना। पूजा को भी वो बहुत पसंद है। हाँ माँ, बहुत समय से हमने वो हरी गोभी नहीं खाई, अब वो लेकर आना। ब्रोकली तो बहुत महंगी है। इस समय पैसे की तंगी चल रही है। मैं सोच रही हूँ फूल गोभी लाती हूँ। अच्छा, तुम देख लेना। पैसे बचाने के लिए सुषमा सस्ती सब्जी लाकर बनाती थी, और गोपाल और पूजा बिना कुछ बोले सब कुछ खा लेते थे। वो जानते थे कि उनकी आर्थिक परिस्थिति खराब चल रही है। इस बार गोपाल फिर से फसल बोता है और खेतों में खूब मेहनत करता है। एक दिन पूजा स्कूल जाते समय, माँ,
आज साथ वाले गांव में मेला लगा है। मेरी सब सहेलियां स्कूल के बाद वहाँ मेला देखने जा रही है। मैं भी उनके साथ चली जाऊं क्या? हम सब साथ में ही मेला देखकर घर लौट आएंगे। बेटा तू जानती है ना कि कितनी तंगी चल रही है। तुम्हें मेला दिखाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है बेटा। माँ, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैं बस मेला घूम लूंगी। जाने दो ना बच्ची को, वैसे भी हम कहाँ उसे कहीं घुमाने ले जाते हैं। गोपाल ने अपनी जेब से 70 रुपए निकाले। ये ले बेटा, तू अपनी सहेलियों के साथ मेला देखने चली जाना और ये पैसे का कुछ अपने लिए खा लेना, ठीक है? ठीक है पापा जी। पूजा खुशी खुशी मेला देखने चली गई। आप तो जानते हैं कि पैसे की कमी चल रही है, तो पूजा को पैसे क्यों दिए आपने? हम कैसे माँ बाप हैं, अपनी बेटी को कुछ भी नहीं दिलवा सकते। कम से कम वो मेले में घूम तो लेगी, इसलिए मैंने उसे वो पैसे दिए। हमारी पूजा बहुत समझदार है। अगर आप उसे पैसे नहीं भी देते ना, तो वो कुछ नहीं बोलती। पर वो बच्ची है ना, उसका भी तो मन करता होगा। पूजा स्कूल के बाद अपनी सहेलियों के साथ मेला देखने चली जाती है। चलो सब आइसक्रीम खाते हैं। तुम सब खाओ, मुझे नहीं खानी। अरे ये तो बहुत कंजूस है। आइसक्रीम तो कितनी स्वादिष्ट होती है, वो भी नहीं खा रही। इसको रहने दो, हम सब खा लेते हैं। पूजा का भी बहुत मन था कि वो भी आइसक्रीम खाए, पर वो जानती थी कि उसके पास पैसे कम हैं और वो उन्हें खर्च नहीं करना चाहती थी। मैं इन पैसों से घर के लिए कुछ खरीद लूंगी, फिर हम सब लोग घर में मिलकर खाएंगे। इधर पूजा की सभी सहेलियां आइसक्रीम खाती हैं, झूले झूलती हैं, लेकिन पूजा बस मेले में घूम रही थी। उसने अभी तक कुछ भी नहीं खाया था और ना ही अपने लिए कुछ लिया था। वहीं पूजा का ध्यान एक ठेली पर गया जहां ब्रोकली पड़ी थी। अरे हरी गोभी, उस दिन पापा का भी हरी गोभी खाने का बहुत मन था। ऐसा करती हूँ, इसे ही ले जाती हूँ, फिर हम सब लोग मिलकर खाएंगे। पूजा ठेली के पास जाती है। अंकल जी, मुझे हरी गोभी चाहिए, लेकिन मेरे पास सिर्फ 70 रुपए है। इतने में आ जाएगी क्या? हाँ हाँ बेटी, एक फूल तो आ ही जाएगा। पूजा एक हरी गोभी का फूल लेकर अपने घर आ जाती है। माँ देखो, मैं ये मेले से हरी गोभी का फूल लेकर आई हूँ। तुम इसे बना दो, फिर हम सब लोग मिलकर इसको खाएंगे। बेटा, लेकिन वो पैसे तो तुम्हें मैंने मेला देखने के लिए दिए थे ना? पिताजी, मेरा वहाँ कुछ खाने का मन नहीं किया, इसलिए मैं ये लेकर आ गई। तुम दोनों बैठो, मैं अभी इसकी सब्जी बनाती हूँ, फिर हम सब मिलकर खाएंगे। सुषमा देखती है कि ब्रोकली का सिर्फ एक ही फूल है। एक फूल और होता तो अच्छा था, दोनों पेट भर के खा लेते। तभी वहां ब्रोकली का एक और फूल आ जाता है। अरे ये क्या? अजी सुनते हो? पूजा, जल्दी अंदर आओ। पूजा और गोपाल अंदर आते हैं। अरे माँ, मैं तो हरी गोभी का एक ही फूल लाई थी, तो ये दूसरा फूल कहाँ से आया? काश हमारे पास 10 ब्रोकली और होती। सुषमा के ऐसे कहते ही वहां 10 ब्रोकली और आ जाती है। अरे ये तो जादुई ब्रोकली है। अरे वाह, जादुई हरी गोभी। काश हमारा पूरा घर ब्रोकली से भर जाए। और उनका घर पूरा ब्रोकली से भर जाता है। अब गोपाल और सुषमा ब्रोकली बेचने का काम करने लगे थे। वो ठेकेदारों को ब्रोकली बेचने लगते हैं। जल्द ही उनकी सारी गरीबी दूर हो गई। पूजा की हरी गोभी ने उनकी किस्मत पूरे तरीके से बदल दी थी। जादुई मटर का रहस्य। रामू सीता के सामने खड़ा है। सीता ने अभी अभी
एक बच्चे को जन्म दिया है। लक्ष्मी और रामू बच्चे को देखकर बहुत खुश हैं। अरे मेरी प्यारी सीता, कितने प्यारे बछड़े को जन्म दिया है। हाँ, इतना खूबसूरत बछड़ा मैंने आज तक नहीं देखा। इससे तो आंखें हटाई ही नहीं जा रही। हम सीता के बच्चे का क्या नाम रखें जी? हम इसका नाम भोला रखेंगे। इसकी आंखें इतनी भोली और मनमोहक हैं। लक्ष्मी, तुम सीता और भोला का अच्छे से ख्याल रखो। अब मुझे चलना चाहिए और जरा मुझे पैसे दे दो, मैं बाजार से बीज ले आऊंगा। आज हम बीज बो देंगे। आज का दिन बहुत अच्छा है। उम्मीद है हमारी फसल इस बार अच्छी होगी। लक्ष्मी अंदर जाकर एक पोटली में पैसे ले आती है और रामू को दे देती है और कहती है, ये हमारी आखिरी पूंजी है जी। हे भगवान, इस बार हमारी फसल बचा लेना, वरना हमारे पास रहने को मकान और 2 टाइम की रोटी कुछ भी नहीं रह जाएगा। लक्ष्मी, तुम चिंता मत करो। इस बार पिछली बार जैसा नहीं होगा। इस बार बारिश भी अच्छी होगी और हमारी फसल भी अच्छी होगी। इतना कहकर रामू घर से निकल जाता है और वो बाजार में पहुंच जाता है। वहां उसे अपना दोस्त श्याम मिल जाता है। श्याम बहुत कपटी स्वभाव का था। अरे क्या बात है रामू, बड़े खुश लग रहे हो। वाह, बीज खरीदने आए हो। मुझे तो लगा था पिछली बार तुम्हारी फसल बर्बाद होने के बाद तुम खेती छोड़ ही दोगे। अरे नहीं, मुझे खेती से बहुत प्यार है, छोड़ूंगा तो नहीं। वैसे आज बहुत खुशी का दिन है। आज सीता ने एक बछड़े को जन्म दिया है। ये सुनते ही श्याम के चेहरे के रंग उड़ जाते हैं। असल में उसके पास भी एक गाय हुआ करती थी, पर उसकी मृत्यु हो गई थी क्योंकि श्याम ने पैसे बचाने के चक्कर में उसे मिलावटी खाना खिला दिया था। उसे ये अच्छा नहीं लगता था कि रामू के पास अभी भी एक गाय है। खुशी की बात तो है। श्याम मन ही मन प्लान बना लेता है कि वो रामू की सीता के बच्चे को चुरा लेगा। उसके पास पैसे की कमी होती है। उसे लगता है कि बछड़े को बाजार में बेचकर उसके पैसे की दिक्कत खत्म हो जाएगी। रात में जैसे ही वो भोला को चुराने की कोशिश करता है, वैसे ही सीता जोर जोर से बोलने लगती है। इससे रामू की नींद खुलती है, पर जब तक वो बाहर आता है, श्याम भोला को लेकर उसके घर से निकल चुका होता है। वो श्याम के पीछे पीछे जाता है। बहुत मुश्किल से अपनी जान पे खेलकर वो भोला को बचा लेता है। हाय राम, कैसा घोर कलयुग है। मेरी सीता के बेटे को चुराने का प्रयास किया गया। लोग आजकल पाप करने से पहले सोचते तक नहीं। पर सीता, तू चिंता मत करना। जब तक मैं यहाँ हूँ, तुझे और भोला को आंच तक नहीं आने दूंगा। अगले दिन सुबह फिर वो और लक्ष्मी खेत जाकर काम करते हैं। बहुत मेहनत से फसल उगने लगती है। दिन बीत जाते हैं, पर अचानक से गांव में पानी की कमी हो जाती है और एक घनघोर बीमारी फैल जाती है, जो धीरे धीरे गांव के सभी लोगों को होने लगती है और अकाल आ जाता है। गांव में महामारी फैल जाती है। किसानों की फसल बर्बाद होने लगती है और सभी लोग बीमार होने लगते हैं। रामू अपने घर पर खटिया पर बैठा होता है। हे भगवान, ये हमारे गांव में क्या हो रहा है? महामारी और अकाल का कहर एक साथ। बहुत घनघोर संकट आ गया है। इस बीमारी से तो हम बच ही जाएंगे, पर इस बार अगर फसल बर्बाद हो गई तो कहीं के नहीं रहेंगे। हमने क्या बिगाड़ा है किसी का? हमारे गांव के सभी लोग तो अपनी मेहनत का खाते हैं। न जाने भगवान हमारी कैसी परीक्षा ले रहे हैं। इतने में लक्ष्मी रामू की ओर देखती है, पर रामू कुछ नहीं बोलता। वो अचानक से जमीन पर गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। लक्ष्मी बहुत घबरा जाती है और वो रोने लगती है। हे भगवान, क्या करूं मैं?
ये क्या हो गया? सुनिए ना, सुनिए, आंखें खोलिए, कुछ तो बोलिए। रामू हॉस्पिटल के बेड पे लेटा होता है। अब कैसा लग रहा है जी आपको? हमारी फसल कैसी है? पानी आया कि नहीं? और गांव के लोग कैसे हैं? डॉक्टर ने आपको आराम करने को बोला है। आप ये सब मत सोचिए, आपको आराम करने की जरूरत है। असल में रामू को भी महामारी वाली बीमारी हो जाती है। लक्ष्मी अपने घर आती है, पर वो बहुत परेशान थी। वो खुद से कहती है, अब क्या होगा? डॉक्टर ने इनके इलाज का खर्चा भी बताया है और फसल इस बार बर्बाद होने ही वाली है। मैं क्या करूंगी? गांव की हालत ऐसी है कि किसी से मदद भी नहीं मांग सकती। और वो रोने लगती है। तभी एक आवाज आती है, लक्ष्मी, रो मत लक्ष्मी। रामू दिल का बहुत अच्छा इंसान है, उसके साथ कुछ बुरा नहीं होगा। और सूखे के कारण तुम्हारी फसल भी बर्बाद नहीं होगी। मैं रोज ज्यादा दूध दिया करूंगी। तुम ये अपने खेत में जाकर छिड़क दिया करना। तुम्हारी मटर की फसल लहला उठेगी। और वो मटर कोई ऐसी वैसी नहीं, बल्कि जादुई मटर होगी। उसको जो भी खाएगा उसे पूरी उम्र कोई बीमारी नहीं लगेगी। फिर सभी खुशी खुशी रह पाएंगे। तुम कौन हो? तुम तो स्वयं भगवान हो हमारे लिए। रामू ने अपनी जान जोखिम में डालकर मेरे बेटे भोले की जान बचाई थी। तुम्हारे परिवार ने मुझे बहुत प्यार दिया है। मैं यहाँ बहुत खुशी से रहती हूँ। ये तुम्हारे ही कर्मों का फल है। लक्ष्मी सीता को प्रणाम करती है और अगले दिन से रोज सीता ज्यादा दूध देने लगती है। लक्ष्मी रोज उस दूध को लेकर अपने खेत में डाल दिया करती थी। कुछ ही दिनों में उसके खेत में मटर की फसल लहला उठती है। बहुत अच्छे मटर हुए थे। लक्ष्मी उन मटर को पूरे गांव में बांटती है। उससे गांव में जो भी बीमारी फैली हुई थी उसका भी इलाज हो जाता है और रामू भी स्वस्थ हो जाता है और वो अपने घर वापस लौट आता है। लक्ष्मी, आखिर ये चमत्कार कैसे हुआ? अचानक से महामारी भी ठीक हो गई और हमारी फसल भी बच गई। लक्ष्मी उसे पूरी कहानी बताती है। रामू सीता के पास जाकर प्यार से उसके माथे पर हाथ फेरता है। सीता, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारी वजह से हम बच गए हैं। पर एक परेशानी है। क्या हुआ लक्ष्मी? जो जादुई मटर की फसल हमारे खेत में हुई थी वो तो मैंने गांव के लोगों में बांट दी ताकि वो स्वस्थ हो सके। अब इस साल हमारे पास पैसे कमाने का कोई भी जरिया नहीं बचा है जी। इतने में उनके दरवाजे पर दस्तक होती है। लक्ष्मी दरवाजा खोलती है। राजा का दरबान वहाँ खड़ा होता है। आपके परिवार ने जादुई मटर से पूरे गांव को स्वस्थ बनाया है। राजा ने आपको दरबार में बुलाया है। वो आपको इनाम देना चाहते हैं। इसके बाद रामू और लक्ष्मी इनाम पाते हैं और उनकी सारी तकलीफें दूर हो जाती हैं। वो लोग सीता और भोला के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं और उनके गांव में भी सभी लोग अब एक स्वस्थ जीवन बिता रहे थे। एक बार की बात है, एक ऊंची पहाड़ी के पास एक जादुई जंगल था। उस जादुई जंगल में सभी पेड़ पौधे जादुई थे, लेकिन उस जंगल में जाने का कोई रास्ता नहीं था। मानो कि वो कोई दूसरी ही दुनिया हो। इसलिए वहाँ के लोगों को उस पहाड़ी और जादुई जंगल के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता था। बबलू, जल्दी बाहर आओ, चलो खेलने चलते हैं। हाँ राजू, मुझे बस 2 मिनट दो, मैं अभी आया। उस पहाड़ी के नीचे एक गांव था।
उस गांव में दो बड़े ही शरारती बच्चे रहते थे, बबलू और राजू। वो दोनों आपस में बहुत अच्छे दोस्त थे। जब भी मौका मिलता वे अक्सर पहाड़ी पर खेलने जाया करते थे। राजू और बबलू स्कूल जाते वक्त आपस में बात करते हैं। प्लान के हिसाब से आज स्कूल खत्म होने के बाद हम दोनों पहाड़ी पर जाएंगे। हाँ राजू, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, हमने अपना छोटा सा घर बनाने के लिए आखिरकार पहाड़ी पर एक पुराने घर का मलबा ढूंढ ही लिया। हाँ, अब हम जब चाहे पहाड़ी पर आराम से जाकर रह सकते हैं। अब से हम रोज वहीं खेला करेंगे और वहीं रहा करेंगे। बहुत मजा आया करेगा। स्कूल खत्म होने के बाद बबलू और राजू दोनों सीधा पहाड़ी पर पहुंच जाते हैं। पहाड़ी पर पहुंचने के बाद जो उन्होंने पुराने घर का मलबा खोजा था, वे उससे अपना एक छोटा सा घर तैयार करने लगते हैं। बबलू, तुम वहां से जितनी भी ईंटें और पत्थर है वो उठा कर ले आओ और यहाँ लाकर इकट्ठा कर दो। तब तक मैं भी बाकी सामान बटोर लेता हूँ। वे दोनों सारा सामान अच्छे से एक जगह पर इकट्ठा करते हैं और कुछ देर के बाद ही अपने खेलने के लिए एक छोटा सा घर बनाकर तैयार कर लेते हैं। राजू, न जाने क्यों इस घर को देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। मुझे भी यकीन ही नहीं हो रहा है, लेकिन अब भी इसमें कुछ कमी है। क्या कमी है? मुझे तो सब कुछ ठीक नजर आ रहा है। अरे दरवाजा, इसमें एक दरवाजे की कमी है। जब घर बना ही दिया है तो क्यों ना इसमें दरवाजा भी लगा दिया जाए। हाँ, लगा देते हैं। वैसे मैंने मलबे में एक पुराना दरवाजा भी पड़ा हुआ देखा था। फिर राजू और बबलू उस मलबे के पास से वो दरवाजा लेने जाते हैं, लेकिन उन दोनों को ये नहीं पता होता कि ये दरवाजा कोई मामूली दरवाजा नहीं है, बल्कि उस दूसरी दुनिया तक जाने का एक लौता रास्ता है और वो उसे खोलते ही जादुई दुनिया में पहुंच जाएंगे। अरे, ये दरवाजा इतना भारी क्यों है? मुझसे तो खुल ही नहीं रहा। बबलू, तुम मेरे साथ जरा जोर लगाकर इसे खोलने में मदद करो ना। अब जैसे ही बबलू राजू के साथ जोर लगाकर वो दरवाजा खोलता है तो वो दोनों तेज झटके के साथ आगे चले जाते हैं। उन दोनों को इस बात का पता नहीं होता कि वो दरवाजा खुलने की वजह से जादुई दुनिया में आ चुके हैं। वो दोनों अपनी चारों तरफ की जादुई चीजों को देखकर चौंक जाते हैं। बबलू, क्या तुम भी वही देख पा रहे हो जो मैं देख रहा हूँ? ये कोई सपना तो नहीं है? जरा मुझे चुंटी तो काटना। हाँ राजू, मुझे भी सारे पेड़ चलते फिरते नजर आ रहे हैं, बिल्कुल इंसानों की तरह। मुझे तो ऐसा लगता है उस दरवाजे में कुछ था जिसकी वजह से हम किसी अजीब सी जगह पर आ गए हैं। मुझे तो ये कोई जादुई नगरी लग रही है। भला पेड़ पौधे भी कहीं चलते फिरते और बात करते हैं। राजू और बबलू जादुई जंगल में घूम रहे थे और उसे बड़े ही आश्चर्य के साथ देख रहे थे। तभी वहां पर एक शिमला मिर्च के पेड़ से शिमला मिर्च गिरती है। अब क्योंकि उस जंगल में सभी पेड़ पौधे फल सब्जियां जादुई थे, तो वो शिमला मिर्च बोलती है, तुम अजीब से दिखने वाले प्राणी हमारे जंगल में क्या कर रहे हो? राजू और बबलू दोनों ही इस आवाज को सुनकर डर जाते हैं। वो शिमला मिर्च बहुत ही चुलबुली थी और बहुत बोलती थी। वो यहाँ वहाँ फुदकती रहती थी और जादुई जंगल के नियमों का पालन नहीं करती है। तुम कौन हो और ये कैसी अजीब सी जगह आ गए हैं हम? यहाँ सभी पेड़ पौधे चल फिर कैसे रहे हैं? अरे बाप रे बाप, तुम लोगों को ये नहीं पता कि तुम लोग जादुई जंगल में हो? ओफो, अब तुम्हारा क्या होगा?
शिमला मिर्च की ऐसी बातें सुनकर राजू और बबलू डर जाते हैं और दोनों एक साथ बोल पड़ते हैं। क्या? जादुई जंगल? अच्छा वो सब छोड़ो, क्या तुम्हें यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता पता है? हाँ, मैं तुम्हें यहाँ से निकालने का एक रास्ता बता सकती हूँ, लेकिन एक शर्त है। तुम मुझे अपना दोस्त बनाकर अपने साथ अपनी दुनिया में ले चलोगे। बोलो, मंजूर है? हाँ हाँ मंजूर है, हमें कैसे भी करके अपने घर वापस जाना है। राजू और बबलू शिमला मिर्च की बात मान तो लेते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि अब वो अपने लिए एक और नई मुसीबत गले डाल रहे हैं और जादुई जंगल के नियमों को तोड़ने का अंजाम उनके लिए अच्छा नहीं होगा। उसके बाद शिमला मिर्च उन्हें दरवाजे तक का रास्ता दिखा देती है। तुम्हें इस दरवाजे का रास्ता कैसे मिल गया? जब हम इसी दरवाजे को ढूंढ रहे थे तब तो हमें कुछ भी नहीं दिखाई दिया। ये जादुई जंगल है, यहाँ आसानी से कोई चीज नहीं मिलती। उसके बाद राजू, बबलू शिमला मिर्च के साथ अपनी दुनिया में वापस आ जाते हैं, लेकिन ऐसा करके जादुई शिमला मिर्च ने जादुई जंगल के बनाए नियमों को तोड़ा था। अब उसका परिणाम सभी को भुगतना पड़ेगा। जैसे जैसे शिमला मिर्च का दूसरी दुनिया में टाइम बीतता जाता, वैसे वैसे मुश्किलें आने लगती हैं। अरे वाह, तुम्हारी दुनिया में सब कुछ कितना अच्छा और कितना अलग है। उधर जादुई जंगल में शिमला मिर्च की ऐसी हरकत करने पर जादुई जंगल के राजा बरगद के पेड़ बहुत गुस्से में होते हैं। वो ऐसे नियमों को कैसे तोड़ सकती है? अगर हमने उसे जल्द वापस न बुलाया तो दोनों दुनिया में टक्कर हो जाएगी और सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। शिमला मिर्च को आए अभी एक ही दिन हुआ था कि अगले ही दिन गांव में बाढ़ आ जाती है और बाढ़ आने के कुछ घंटों बाद ही सूखा पड़ जाता है। अगले दिन सुबह तक गांव के सभी फसल, पेड़ और पौधे सूखकर मिट्टी में मिल जाते हैं। गांव वाले इन अजीबोगरीब घटनाओं को देखकर आश्चर्यचकित थे। तुम में से किसी एक को दूसरी दुनिया में जाकर उसे वापस लाना होगा, चाहे उसके लिए तुम्हें इंसान का रूप ही क्यों ना लेना पड़े। इसके बाद उसी दरवाजे की मदद से एक जादुई पेड़ इंसान का रूप लेकर आता है और शिमला मिर्च को पकड़कर वापस जादुई जंगल में ले जाता है। अरे मुझे छोड़ो, मुझे वापस नहीं जाना, मुझे यही अच्छा लगता है, मैं यही रहूंगी। क्योंकि शिमला मिर्च ने नियम तोड़ा है तो अब नियम के मुताबिक हमें दूसरी दुनिया का रास्ते का दरवाजा हटाकर कहीं और करना होगा और आज से शिमला मिर्च की सभी जादुई शक्तियां छीन ली जाती हैं। लेकिन मेरे साथ ही ऐसा क्यों? ये बाकी सभी को सबक सिखाने के लिए है कि वो दोबारा इस जंगल के नियम तोड़ने की गलती ना करें।